बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है जो ऑफिशियली उनके ट्विटर अकाउंट से जारी हुआ वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन जो सहाफी इमरान खान साहब को मिले हैं उनसे जो खबरें बाहर आ रही हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में जो बातें की वो इससे बहुत ज्यादा सख्त थी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे यानी एक्स के ऊपर जारी किया वो उतना सख्त नहीं है जितनी सख्त बात इमरान खान साहब ने की है। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले देखें इमरान खान क्या कह रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क पर मुसल्लत जुल्म के निजाम के खिलाफ हकीकी आजादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि हम हकीकी मानों में एक आजाद कौम बन सके। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निजाम जरूर जमीन बोस होगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इस सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से आजादी हासिल की थी। अब हमें गुलामी की इससे भी बदतर सूरत हाल का सामना है, जहां तमाम इदारों को अपाहिज करके सारे बुनियादी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद करके आजादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निजाम से आजाद होना है और गुलामी को ठुकराना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली का किरदार अदा कर रही हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। उनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया गया और चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया गया। फिर मीडिया का गला घोंट दिया गया, मुल्क में बदतरीन सेंसरशिप लगाई गई और अब अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है। ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जज के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद उसका एतराफ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो हमें थमा दिया जाता है हम इसी पर साइन करके दे देते हैं। इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल मफलूज है। यहां कैंगरू कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियां बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम लॉ की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड है। आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां होगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारे पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असेंबली और कारकुनों को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाकर हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक और नाकाम कोशिश की गई है। हक परस्ती की पादाश में सजाओं की हकदार ठहरने वाली पार्टी लीडरशिप और कारकुनान को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूं। सिकंदर सुल्तान राजा ने हाई कोर्ट की अपीलों का इंतजार किए बगैर हमारे मेंबरान असेंबली को नाअहल करार दिया। तारीख जब लिखी जाएगी सिकंदर सुल्तान राजा का नाम स्याह तरीन हुरूफ में दर्ज होगा। इस शख्स ने 1.5 साल में 17 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। मुल्क का निजाम इनके हाथ में दे दिया गया है, जिन्होंने अवाम का वोट और पैसा दोनों चुराया। जो लोग आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं इनको जेलों में डाल दिया गया ताकि इस मुल्क में कोई जमहूरियत का नाम लेवा ना हो। हमारे जो मेंबरान असेंबली राजायत तरीके से नाअहल किए गए उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तरीके इंसाफ के साथ खड़े रहे। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। अली अमीन को वाज़ेह पैगाम देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज इजाजत नहीं देनी चाहिए। फौज और अवाम के आमने सामने आने से फौज का इदारा तबाह होता है। ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, वहां के निजाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल करें। अफगानिस्तान हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और मसाइल पर बैठकर बात करनी चाहिए। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो है ये उनके ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां शेयर नहीं की गई और पीटीआई ने थोड़ा गुरेज किया। यानी इमरान खान साहब ने सहाफियों के बकौल ये कहा कि अगर गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट के सामने स्टैंड नहीं ले सकता और ऑपरेशन को नहीं रोक सकता
تو پھر وہ استعفا دے کر کسی اور کو موقع دے جو سٹینڈ لے اور آپریشن کو رکوا سکے. ایک تو صحافیوں نے یہ بات بتائی کہ علی امین گنڈا پور کے لیے بڑے سخت الفاظ عمران خان صاحب کے کہ اگر وہ آپریشن نہیں روک سکتا تو پھر استعفا دے, کسی اور کو موقع دے, وہ آ کے روک لے آپریشن, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتا تو پھر کسی ایسے کو موقع دے جو آگے سٹینڈ لے سکے. ایک تو سٹیٹمنٹ یہ رپورٹ ہوا جو کہا گیا, اور دوسری ایک اور چیز کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن عاصم منیر ایک پلان کے تحت کروا رہا ہے تاکہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو ختم کیا جا سکے. اے این پی بھی خیبر پختونخوا میں ایسے ہی ختم ہوئی تھی, ایک پلان کے تحت پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. عاصم منیر جنہیں لے کر آیا وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, یہ بھی جناب عمران خان صاحب نے کہا, اور یہ عمران خان صاحب کا ٹوٹل سٹیٹمنٹ تھا. اب علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا. ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کے آخری پیراگراف کو ریپیٹ کیا جس میں یہ چیز نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کسی ایسے کو موقع دے جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سٹینڈ لے پائے اور جو آپریشن کو روک پائے یا آپریشن ہونے سے منع کر پائے. تو اب یہ والی بات تو اس میں تھی نہیں, لیکن پھر بھی گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کا آخری پیراگراف اٹھا کے لگا دیا جس میں عمران خان صاحب نے کہا جی کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے اور فوجی آپریشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, آپریشن کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کے بعد لکھا, خان صاحب آپ کی سوچ کو سمجھتے ہوئے خیبر پختونخوا میں ہم نے قبائلی جرگے شروع کر دیے ہیں. 2 اگست 2025 کو بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میزبانی میں آل پارٹیز کانفرنس کے بعد امن و امان سے متعلق علاقائی جرگوں کے انعقاد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک جرگہ منعقد کیا گیا ہے. ضلع خیبر اور اورنگزئی کے ٹرائبل سب ڈویژن اور وہاں کے جو بیوروکریٹ ہیں ان سب کو شامل کیا گیا ہے. قبائلی عمائدین کو اور 6 ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو شامل کیا گیا ہے. ایک سینیٹر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات اور چیف سیکرٹری آئی جی پولیس کے علاوہ متعلقہ کمشنر ڈپٹی کمشنر بھی جرگے میں موجود تھے. اب یہ بتا رہے ہیں جناب ہم تو جرگے کر رہے ہیں اور ہم نے امن بحال کرنا ہے اور ترقی سے منسلک کرنا ہے. معدنیات جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے وسائل جو ہیں وہ نہ مانگے گئے ہیں, نہ کسی کو ہم دیں گے اور نہ دیے جا رہے ہیں. جرگے کو تمام تر تعاون اور وسائل فراہم کیے جائیں گے. اب یہ گنڈا پور صاحب نے جرگوں پہ ڈال دی ساری بات. حالانکہ وزیرستان میں مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے, یہ بھی ایک ریالٹی ہے, اور لگاتار آپریشن بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. ایک طرف ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں جاری ہے, دوسری طرف گنڈا پور صاحب اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میں ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دے رہا اور نہ یہ ہو رہا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جرگے کر رہے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ جرگوں کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا, جبکہ جرگے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کسی صورت کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ ملٹری آپریشن بھی ہوتا ہے اور ملٹری آپریشن کے لیے جتنے ضروری اقدامات ہیں وہ سارے گنڈا پور صاحب کی حکومت کر کے دیتی ہے. مثال کے طور پہ یعنی عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو. اب گنڈا پور صاحب حکومت کیسے چھوڑیں گے؟ حکومت تو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے, نہ وہ حکومت چھوڑنا چاہیں گے. حکومت اتنی پیاری چیز ہے, کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو گنڈا پور صاحب حکومت تو چھوڑیں گے نہیں. اور میں نے حکومت ایک ہی آدمی تھا جس نے چھوڑی تھی. میں نے اس آدمی کے خلاف بہت پروگرام کیے اور جو کیے میں نے ٹھیک کیے, میں آج بھی ان پہ قائم ہوں. وہ تھا عثمان بزدار. عثمان بزدار کو جس وقت عمران خان نے کہا حکومت چھوڑ دے, اس نے چھوڑ دی. آزادی اتنی قریب آتی جا رہی ہے جتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اعلیٰ قیادت کے خلاف سیاسی بنیادوں پر بڑی تعداد میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور یہ 26 نومبر کے حوالے سے ہیں. یعنی 9 مئی کو بندے کس کے ملے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ملے اور مقدمے کن پہ ہوئے؟ پاکستان تحریک انصاف پہ ہوئے. اور اب نااہلیت کن کی ہو رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی ہو رہی ہے. دوبارہ الیکشن کے اندر کون جیتے گا؟ تحریک انصاف تو نہیں جیتے گی. جعلی فارم 47 جاری کیے جائیں گے اور اس کے لیے لوگ دڑا دڑ پیسہ لگا رہے ہیں. جناب ہمیں بنا دیں ایم این اے, ہمیں بنا دیں ایم پی. ہمیں بڑا شوق ہے, بہت سارے سرمایہ کار اس کھیل کے اندر اتر جائیں گے. آنے والے دنوں میں آپ تماشا دیکھیں گے, آپ کو بڑا مزہ آئے گا. پاکستان کا نظام مزید ننگا ہوگا. اور اب جناب بہت سارے وارنٹ جاری کر دیے گئے 26 نومبر کے حوالے سے احتجاج کے بارے میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 26 نومبر کو بھی قتل عام پاکستان تحریک انصاف کا ہوا تھا. جو بندے غائب ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے, جن لوگوں کو گولیاں لگی وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. لیکن ایک بھی مقدمہ وہاں پہ نہیں ہوا. جو احتجاج کرنے والے پرامن مظاہرین تھے, اس سے پہلے بہت لوگ آئے ہیں, اس سے پہلے بے شمار لوگ آتے رہے. پی ایم ایل این آتی رہی ہے, پیپل پارٹی آتی رہی ہے, جماعت اسلامی آتی رہی ہے, فضل الرحمان صاحب آتے رہے. عمران خان صاحب کے دور میں سارے آئے اور عمران خان صاحب نے ان کو بیٹھنے دیا, آ کے احتجاج کرنے دیا. یہ تو دردے دے کے واپس جاتے رہے تو عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کہا. تو معاملہ یہ ہے کہ اب اس وقت اس احتجاج کے نتیجے میں شیخ وقاص اکرم, کمل شوذب, کرنل ریٹائر اجمل صابر, علیمہ خان
उमर अयूब और साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के भी मुकदमात नाकाबिले वारंट जारी कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान का निजाम एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार रहा है। और वो शहीद अरशद शरीफ भाई ने कहा था ना कि बादशाह नंगा है, तो बादशाह वाकई नंगा है और क्या खूब नंगा है। अब हर तरफ से नंगा दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी कौम के सामने उसके कपड़े पड़े हुए हैं और बादशाह नंगा फिर रहा है और उसका नंगापन नजर भी आ रहा है। लेकिन वो बदल है कि उसने ऐसे ही फिरना है और उसे कोई नंगा ना कहे। जो उसे नंगा कहेगा वो उसे नंगा करके मारेगा या उसे अगवा कर देगा, जबरी तौर पे लापता कर देगा, या उसके साथ कोई और ज्यादती की जाएगी, उसका कारोबार तबाह कर दिया जाएगा, या अल्टीमेटली उसको अपना देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये नाज़रीन सूरत-ए-हाल है। और इसी तरह थाना कराची कंपनी इस्लामाबाद के मुकदमा नंबर 1193 में इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेख वकास, हामिद रजा, शिबली फराज, फैसल जावेद, शानदाना गुलजार, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शुएब शाहीन और सेनेटर आजम खान सवाती इसमें शामिल है। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है इसमें उस दिन तो बड़ा क्लेम किया था शेर अफजल मरवत साहब ने कि उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और बड़ा काम किया है, तो इस्लामाबाद होने वाले मुकदमा में उनका काम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ से और इमरान खान से जो भी दूर हो जाता है ना, उसकी बचत हो जाती है। इन मुकदमात का हासिल उसूल ये है कि जो इमरान खान के साथ होगा उसके ऊपर जनाब मुकदमा होगा, जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा उसके खिलाफ फैसला भी होगा, उसको दीवार से भी लगाया जाएगा, उसका कारोबार भी तबाह, उसकी जिंदगी भी तबाह, उसकी फैमिली लाइफ भी तबाह, और उसको हर लिहाज से ये रियासती इदारे कुछ लेंगे। लेकिन जो इमरान खान का साथ छोड़ देगा वो रियासत के लिए अच्छा बच्चा बन जाएगा, तो रियासत उसके लिए मां बन जाएगी और उसका ख्याल रखेगी। जिद सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से है। अच्छा, ये जनाब मैं आपको चंद चीजें बड़ी क्लियर कर देता हूं और ये मेरा एनालिसिस है और ये मैं इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही बिलीव करता हूं जैसे मैं ये ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को तोड़ने के चक्कर में या इमरान खान को नीचा दिखाने के चक्कर में या इमरान खान को खराब करने के चक्कर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। ये बात बिल्कुल एक हकीकत बन चुकी है। ये इमरान खान को खत्म शुद्ध करते करते खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को खत्म शुद्ध करते जा रहे हैं। आप देखें इमरान खान को मारने के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज आपके ज़रे मुबादला के जो ज़खायर है उनके अंदर कर्जा पड़ा हुआ है, आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। अब आप अपनी जमीन खोद के सारी मादनियात बेचना चाह रहे हैं। कभी किसी को आप चूना बेच देते हैं, जनाब चूना लगा देते हैं कि हमारे पास तेल निकल आया। वो तो तेल निकलेगा तब निकलेगा ना, तेल के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर है, ये हम 70 साल से सुन रहे हैं। हर दौर में हमने सुना कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर है, पाकिस्तान जानबूझकर नहीं निकालता। तो पाकिस्तान कब निकालेगा ये भी पता नहीं था। पता चला जी पाकिस्तान नहीं निकालेगा, अमेरिका निकालेगा। अमेरिकन कंपनियां आएंगी वो यहाँ से आकर तेल निकालेंगे। दुनिया में जहां भी निकालती है अमेरिकन कंपनियां या यूरोपियन कंपनियां आकर निकालती है। लेकिन पाकिस्तान के जो सौदे होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं। यानी हमने जब IPP के साथ सौदा किया तो बेड़ा ही गलत सौदा किया। हमने कहा जनाब आप बिजली बनाए ना बनाए आपको हम बिल देंगे। ये हो सकता है? यानी कोई एक अनपढ़ तरीन आदमी होगा ना जो कभी स्कूल में नहीं गया होगा, उसको भी आप कहेंगे यार एक सौदा कर देते, तूने पूरा साल मुझे 1 किलो आटे के रोजाना पैसे देने क्योंकि तेरे घर में 1 किलो आटा पकता है। लेकिन जिस दिन तुम कहीं गांव जाओगे, कहीं और जाओगे, खाना नहीं पकाओगे या चावल पकाओगे या कुछ और करोगे, उस दिन भी हम तुमसे 1 किलो आटे के पैसे लेंगे। वो आदमी जूता उतार के मारेगा कि भाई ये कौन सा फायदा मेरे साथ तुम कर रहे हो। अब ये इस किस्म के मुआहदे किए हुए पाकिस्तानी 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के पैसे देते हैं। और ये पाकिस्तान के साथ किसने किया? जरदारी और शरीफों के इकट्ठ ने। कुछ रेंटल पावर लेकर आ गए थे उस दौर में, जरदारी साहब के दौर में, और रईस की कसर जो है वो दबा के पूरी की दोनों भाइयों ने। शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने इतनी बिजली बनाई हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हमारी जो इस्तेमाल करने की कैपेसिटी है उससे दुगनी से ज्यादा बिजली इन्होंने बनाई, फिर भी लोड शेडिंग करते हैं। फिर बिजली महंगी इतनी कर दी कि आम आदमी पहुंच से बाहर हो गई। और अब तो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से। ये हकीकत है और ये खबरें आप रोजाना की बुनियादों पर सुनते हैं। इन्होंने इमरान खान को खत्म शुद्ध करने की ख्वाहिश में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खत्म शुद्ध करना शुरू कर दिया। आधे पाकिस्तानी लगभग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। ये किसने किया? ये इन्होंने की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। और किसने किया? किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, मेहनत कश को रोल के रख दिया, तनख्वाहदार तबके का जीना आराम कर दिया। छोटे ताजिर आप किसी से भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान से रोजाना लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कारोबार चल ही नहीं रहा। कोई छोटा से छोटा मैन्युफैक्चरर जो है ना वो कह रहा है कारोबार नहीं चल रहा। जो प्रॉपर्टी का काम करते थे उनसे बात करते हो कहते हैं सर घर बना ही नहीं सकते हम। मटेरियल वालों से बात करते हो कहते थे वो खरीदता ही नहीं। सारे के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो अवामी सतह पे होते थे वो सब रुक गए। कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब कुछ इमरान खान को तबाह करने के लिए हो रहा है। लेकिन इसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान की तबाही लिखी जा रही है। मईशत का भट्टा इन्होंने बैठा दिया है और आम आदमी की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और रोजाना की बुनियाद पे आकर खड़े होकर दावे कर देते हैं मईशत ठीक है, इनके पास आखिरी चीज जो बची है ना बेचने के लिए
اب یہ پاکستان کے وسائل بیچ دیں گے. پاکستان کے پاس اربوں ڈالر کے ذخائر موجود ہیں قیمتی پتھروں کے. میں ایک کمپریہنسو رپورٹ تیار کر رہا ہوں اور پوری تحقیقات کر رہا ہوں ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے کہ وہ کیا ہے اور امریکہ کو کیوں چاہیے اور وہ فیوچر میں کن چیزوں میں استعمال ہوں گے. اس کے بارے میں معلومات بہت کم دستیاب ہے. میں نے کچھ بڑے جو اہم لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں, جو سائنس کو سمجھتے ہیں, ان سے بھی رابطہ کیا کہ آپ مجھے بتائیں. بہت جلدی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں یا ایک دو ہفتوں میں اس کے اوپر ہم اپنی ایک تحقیق مکمل کریں گے اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہو سکتا ہے چند دن ہی لگے کیونکہ کچھ معلومات مجھے آئی ہیں, میں نے بھی ان کو پڑھنا ہے. جیسے میں کسی مقام پہ پہنچتا ہوں تو پھر یہ معاملات شروع کرتے ہیں. امید ہے کہ جلدی میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ ریئر ارتھ منرل ہے کیا, یہ کہاں پہ ہے, یہ امریکہ کو کیوں چاہیے, وہ کیوں اتنا ڈیسپریٹ ہے. یعنی وہ پاکستان جس کے بارے میں امریکہ کی رائے کچھ اور ہوتی تھی اور وہ انڈیا جس کے بارے میں امریکہ کی رائے کچھ, ہم نے ایسا کیا کیا کہ ایک دم ہم سب سے اچھے ہو گئے؟ ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. یعنی پاکستان میں ابھی بہت ساری چیزیں جن کے سوالوں کے جواب آئیں گے آنے والے دنوں میں. آپ صرف تماشا دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ایک بات ناظرین یاد رکھیے گا, یہ نظام سمجھتا ہے کہ ایسے ہی عمران خان کو شکست دے دے گا. نہیں, عمران خان کی مقبولیت میں ہر ظلم کے بعد میں نے دیکھا کہ اضافہ ہوا. اس ظلم کے بعد اب